नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, जय झूलेलाल। मैं हूं जी प्रेम मटलानी और आप देख रहे हैं हालात हाजरा का प्रोग्राम। हकीकत ये है, इब्तदा में आपसे दरख्वास्त है, चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें। दोस्तों, ऐसे मैं कई प्रोग्राम कर चुका हूं जिसमें मैंने आपको बताया है कि किस तरह भारत की जो मईशत इकोनॉमी है वो इट इज़ ऑन द अपस्विंग, बहुत हरी भरी है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि अगर इस किस्म की खबरें और भी आती हैं तो हम उनको नज़रअंदाज कर सकते हैं। हमें उन पर और भी नज़र रखनी है, क्योंकि इसकी वजह से हमें उत्साह मिलता है, हमारा जज्बा बढ़ता है और हमें मजबूर करता है कि हम और ज़्यादा मेहनत करें मुल्क की इकोनॉमी को आगे बढ़ाने के लिए। अब इस सिलसिले में कल एक खबर आई है, भारत का सेंट्रल बैंक है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, वो हर हफ्ते अपने जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स होते हैं, उर्दू में कहते हैं ज़र मुबादला के ज़खायर, उसके बारे में रिपोर्ट जारी करता है। और कल उसने जो रिपोर्ट जारी की है उसमें उसने बताया है कि भारत के फॉरेक्स रिजर्व्स जो हैं वो बढ़कर 675 बिलियन डॉलर हो चुके हैं। अब इससे पिछले हफ्ते 7 बिलियन डॉलर कम थे, यानी ऑन एन एवरेज हर रोज 1 बिलियन डॉलर बढ़ता चला जा रहा था। अब इस सिलसिले में अब किसी को बुरा भी लगे शायद हमारे पाकिस्तानी सुनने वालों को, लेकिन ये मुआवजा करना पड़ता है। और उसकी वजह ये है कि 47 तक हम एक ही मुल्क थे, उसके बाद अलग हुए, और किसी ज़माने में तो भारत के ऊपर पाकिस्तान में रहम खाया जाता था कि भारत बेचारा गरीब है। आज वो 675 बिलियन डॉलर के फॉरेक्स रिजर्व्स की बात करता है, जबकि पाकिस्तान में 5 या 6 बिलियन डॉलर के मुश्किल से फॉरेक्स रिजर्व्स होंगे। और उनमें भी जहाँ तक मैं समझता हूँ कि इससे ज़्यादा तो सऊदी अरेबिया और मुत्तहिदा अरब अमारात के जो डिपॉजिट्स हैं विथ स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान, जो कि हकीकत में पाकिस्तान का पैसा नहीं है, लेकिन क्योंकि वो पाकिस्तान के अकाउंट्स में दिखाई देता है तो वो पाकिस्तान कहता है कि ये हमारे फॉरेक्स रिजर्व्स हैं। और मैं इस सिलसिले में आपको ये भी याद दिलाना चाहूँगा कि पाकिस्तान हमेशा किसी न किसी IMF प्रोग्राम के तहत काम करता रहता है। पिछली मर्तबा 2021 में इमरान खान की सरकार ने 6 बिलियन डॉलर का एक पैकेज लिया था, वो ख़त्म हुआ। और अभी शहबाज शरीफ सरकार ने IMF से 7 बिलियन डॉलर का लिया, और उसमें वो एक ही ट्रेंच में नहीं मिलता पैसा, किस्तों में मिलता है। और एक एक बिलियन डॉलर के लिए पाकिस्तान को किस तरह डाकू चने चबवाते हैं ये आपको इल्म है कि किस तरह वो बिजली के नर्ख बढ़ा के 65 रुपए यूनिट तक कर दिए हैं। पेट्रोल पाकिस्तान में 300 रुपया लीटर है। खैर, इस तरह उसके जो दूरस्थ असरात नुमाया होते हैं वो तो आपको इल्म है कि किस तरह उसकी वजह से सब्जियां महंगी होती हैं, गोश्त महंगा होता है, आटा महंगा होता है, बल्कि जिंदा रहने के लिए जो चीज़ भी चाहिए वो महंगी हो जाती है। ये सब तब ही मुमकिन हो सकता है जब मुल्क की जो सरकार हो वो इन्वेस्टर फ्रेंडली पॉलिसीज अपनाए और उसके साथ साथ ये यकीनी बनाए, इंश्योर करे कि मुल्क में अमन अमान हो। अगर मुल्क में अमन अमान नहीं होगा तो कौन अक्ल वाला इन्वेस्टर होगा, सरमायाकार होगा जो उस मुल्क में पैसा लगाएगा। अभी इस सिलसिले में मैं आपको एक दो मिसालें अपने पड़ोस की ही दे देता हूँ आपको।
पाकिस्तान का तो आपको इल्म है कि किस तरह वहाँ पर ब्लेस्फेमी लाज की वजह से और ये जो मजहबी कट्टर लोग हैं उनकी वजह से आए दिन हता के चीनियों तक को नहीं बख्शते, जो कि उनका आल वेदर फ्रेंड है पाकिस्तान का, उसके इंजीनियर्स को भी कत्ल करने से बाज नहीं आते, जिसकी वजह से अब तो चीन ने भी पाकिस्तान में सरमायाकारी करना छोड़ दिया है। और दूसरी बात, बांग्लादेश को ले लीजिए। अभी पिछली पीर की जो कू आया बांग्लादेश में, जिससे हुकूमत को गिरा दिया गया हसीना वाजिद की, जिसके बाद हालत ये है, जैसे सुनाई देता है हमको कि वहाँ पर 5 डिप्टी गवर्नर जो थे बांग्लादेश बैंक, वो वहाँ का सेंट्रल बैंक है, जैसे पाकिस्तान में स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान है या हिंदुस्तान में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, वो वहाँ का सेंट्रल बैंक है। और उसके 5 डिप्टी गवर्नर्स ने इस्तीफा दे दिया है। कई बैंक्स में जो मुलाजिम हैं उन्होंने हड़तालें कर दी हैं। हालत ये है कि मैंने तो सुना था कि सरकार ने पाबंदी आयद कर दी है कि एक दिन में कोई भी बंदा अपने अकाउंट से 10,000 टका, वहाँ पर रुपए को टका बोलते हैं, 10,000 टका से ज़्यादा नहीं निकाल सकता, भले ही उसके खाते में 1 करोड़ क्यों न हो, वो 10,000 टका से ज़्यादा नहीं निकाल सकता। अच्छा, ऐसी हालात की वजह से क्या होता है कि जो इन्वेस्टर होते हैं ना, अभी देखिए व्यापारी तो सिर्फ इस बात पे नज़र रखता है कि मुझे कमाना है, मैं 1 रुपया लगाता हूँ तो कम से कम उसमें से 1 रुपया 10 पैसा तो आना चाहिए। वो ये नहीं चाहेगा कि 1 रुपये का 90 पैसा हो जाए उसका। और अगर अमन अमान की सूरत हाल खराब होगी तो वो वहाँ पर पैसा कभी नहीं लगाएगा। अभी इस सिलसिले में जैसे सुनाई दे रहा है, वैसे मैं आपको बता दूं, पिछले 15 साल में हसीना वाजिद की सरकार ने बांग्लादेश को एक मिरेकल इकोनॉमी बना दिया था। खास तौर पर टेक्सटाइल एक्सपोर्ट्स में तो वो सबसे आगे थे, दुनिया में नंबर 1 बन गया था। एक छोटा सा मुल्क जो है दुनिया में नंबर 1 था टेक्सटाइल एक्सपोर्ट में। आज वहाँ पर सब कारखाने बंद पड़े हैं, जिसकी वजह से बहुत सारी कंपनियां जो बांग्लादेश में ये माल बनाती थीं, वो अपना बेस शिफ्ट करके भारत ला रही हैं। ये समझ लीजिए कि अगर अमन अमान होता है तो किस तरह इन्वेस्टमेंट होती है, और अगर अमन अमान नहीं होता तो किस तरह इन्वेस्टमेंट वहाँ से भागती है। इस सिलसिले में मैं आपको ये भी बता दूं कि मैंने ये भी ऐसे भी प्रोग्राम किए हैं जिनमें मैंने आपको बताया था कि किस तरह भारत में डिफेंस एक्सपोर्ट जो है 20 बिलियन डॉलर से ज़्यादा तो डिफेंस एक्सपोर्ट कर रहे हैं हम। डिफेंस का जो सामान है, और मोबाइल फ़ोन, स्मार्टफोन कितने एक्सपोर्ट कर रहे हैं, कारें कितनी एक्सपोर्ट हो रही हैं भारत से, और जिसकी वजह से भारत का जो पिछले साल एक्सपोर्ट था 800 बिलियन डॉलर था, और इस साल इंशाल्लाह 900 तक पहुंच जाएगा भारत का जो जैसा माली साल है, अप्रैल से लेके मार्च तक। और जिसकी वजह से एक्सपोर्ट ज़्यादा होंगी तो उसकी वजह से जाहिर है मुल्क का जो सिक्का है वो मजबूत रहता है। और इस सिलसिले में मैंने बांग्लादेश का जो प्रोग्राम किया था, मैंने कैसे आपको बताया था कि हसीना वाजिद की अच्छी पॉलिसीज़ की वजह से वहाँ पर जो है वहाँ के 117 टके में 1 डॉलर मिलता है, जबकि पाकिस्तान में 278 रुपए का 1 डॉलर है। और भारत में यही जो आंकड़ा है वो है 84 रुपीज़, और वो भी ताज़ा ताज़ा, क्योंकि सोना बहुत महंगा हो गया है। और कुछ दिनों में हमने आपको बताया था कि किस तरह जो है डॉलर और येन का जो मिसमैच हो रहा है, जिसकी वजह से पूरी दुनिया में फॉरेन एक्सचेंज के जो भाव हैं उनमें बहुत फ़र्क आ गया है। खैर, मैं ये बता रहा था कि अच्छी एक्सपोर्ट की वजह से मुल्क का सिक्का जो है, जो नेशनल करेंसी है, वो भी स्टेबल रहती है, और वो स्टेबल रहती है
तो उसका भी असर जो कैस्केडिंग इफेक्ट होता है वो रेट ऑफ इन्फ्लेशन पे पड़ता है, यानी शरह महंगाई हर चीज़ उसके हिसाब से। अब कई चीज़ें, अभी जैसे हम तेल ही ले लीजिए या नेचुरल गैस ले लीजिए, ये तो हमारे यहाँ हिंदुस्तान में तो सिर्फ 15% निकलता है, 85% वी हैव टू इम्पोर्ट इट फ्रॉम आउटसाइड। तो हमको अगर कोई चीज़ महंगी पड़ेगी तो जाहिर है हम सस्ती तो बेच नहीं सकते, और सस्ती बेच नहीं सकते तो उसका असर भी, अभी जैसे ट्रक है वो डीजल पे चलती है, तो उसका जो किराया है वो तो जो सामान वहाँ से एक जगह से दूसरी जगह तक ले जाएगी उसके ऊपर पड़ेगा। और इन बातों की वजह से पाकिस्तान में महंगाई जो है 25% तक वहाँ पर पड़ी, और अनऑफिशियली तो कहते हैं 45% तक महंगाई है वहाँ पर। और ये सारी वजूहत जो है ना, ये सिक्के का भाव, इन्वेस्टमेंट मुल्क में होना और फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स का होना, ये न होना, इनकी वजह से हो सकता है। जहाँ तक मुल्क में सरमायाकारी का सवाल है, सरमायाकारी दो तरह की होती है, मैं आपको बता दूं। एक बोलते हैं FDI, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, जिसमें बाहर का कोई सरमायाकार पैसा लेकर आता है, भारत में आके अपना कोई कारखाना लगाता है या अपना कोई ऑफिस खोलता है जिसमें वो लोगों को नौकरियां देता है। तो इनकी वजह से जब वो पैसा भारत में आता है तो नौकरियां भी बनती हैं और मुल्क में कमाई भी होती है, और सरकार को टैक्स मिलता है। कोई भी आदमी इधर इधर आकर काम करेगा, कमाएगा, तो जाहिर है भारत को टैक्स देगा। तो ये होता है FDI, और जिसमें भी भारत दुनिया में टॉप पर जा रहा है। दूसरा होता है FII, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर, जिसमें भारत बाहर का जो सरमायाकार होता है, भारत की कंपनियां जो है ना, उनके शेयर खरीदता है या उनमें पैसा लगाता है, तो उसको बोलते हैं फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट। अब इनकी वजह से जो भारत का स्टॉक मार्केट है वो आगे बढ़ता चला जा रहा है। अभी कल 24,400 तक पहुंच गया, बीच में तो 25 तक गया था, लेकिन फिर ये पूरी दुनिया में जो टर्मोइल चल रहा है, यानी ये इस्माइल हानिया का कत्ल हुआ, ईरान और इसराइल की जंग, मुमकिन जंग हो सकता है कभी भी शुरू हो जाए, और जिसकी वजह से पूरा जो है खत्ता मशरक़ वस्ता का आग में जल सकता है। इन वजूहात की वजह से भी डर के भारत का स्टॉक मार्केट कुछ गिर गया, नहीं तो वो नई मंजिलें तय कर रहा है। लेकिन अब मज़े की बात ये है कि भारत के अपने लोग जितना SIP करते हैं, SIP कहते हैं सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, यानी कोई भी बंदा अपना थोड़ा बहुत पैसा हर महीने वो किसी न किसी म्यूचुअल फंड में डाल देता है। अब वो जो सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान्स यानी SIPs हैं, अपने मुल्क में एक महीने में 40,000 करोड़ की हो रही है। आप सोचिए, अ लिटिल बिट लेस देन $5 बिलियन हर महीने भारत के अपने बंदे जो हैं वो स्टॉक मार्केट में डाल रहे हैं। तो इससे आप खुद, अच्छा, उससे लोगों को पैसा मिलता है, कंपनियों को, और वो फिर और नए कारखाने लगाते हैं और वो आगे बढ़ाते हैं, और जिसकी वजह से और मुल्क की इकोनॉमी जो है उसमें सुधार आता है। इन अल्फाज के साथ आज का प्रोग्राम ख़त्म करने की आपसे इजाज़त चाहता हूँ, लेकिन विदाई लेने से पहले एक मरतबा फिर आपसे मेरी दरख्वास्त है कि जिस किसी साहब या साहबा ने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, हज़राए करम इसको जल्द से जल्द सब्सक्राइब करें, प्रोग्राम को लाइक करें, शेयर करें और घंटी का बटन दबाना न भूलें। बहुत बहुत शुक्रिया। खुदा हाफ़िज़।